गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज है 9 जून। इम्पोर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर देखेंगे। ओके। और ये जो पीडीएफ देख रहे हैं ना, इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड या शेयर कर देंगे। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं ना, उनको लिंक जो है हमारे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप जुड़ के ये पीडीएफ जो है ना आपको मुफ्त में मिलेगा, फ्री रहेगा। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है। और आज का न्यूज़पेपर में हम लोग देखेंगे, तो टॉपिक दिया हुआ ना, और जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है ना मेंस में और आपके प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। ठीक है? आपको हम बताएँगे कौन-कौन सा एग्ज़ाम में कैसे पूछा गया था। और मैंने देखा है ना कि यूट्यूब में जितने भी न्यूज़पेपर जो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, उसमें अननेसेसरी बातें बहुत ज़्यादा की जाती है, मैंने देखा है। जो चीज़ आपको आधे घंटे में समझा देना चाहिए, वहाँ पे वो लोग 2 घंटे, डेढ़ घंटे समझाते हैं। ठीक है? तो इससे क्या होता है ना, बोरिंग हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही कम समय में 15 से 20 मिनट, ठीक है? तो कभी ज़्यादा हो गया तो 25 मिनट में आपको जो है ना पूरा न्यूज़पेपर का जो टेक्स्ट होता है, ठीक है? जो निचोड़ होता है, वो आपको प्रदान किया जाता है। तो आप लोग अपना लाइक, अपना शेयर और अपना कमेंट जारी रखिएगा अगर आप पसंद आता है तो। ठीक है? बहुत लोग करते हैं तो मुझे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन जो लोग कमेंट नहीं करते, जो लोग लाइक नहीं करते, जो लोग शेयर नहीं करते, वो सही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं, वो सही है या गलत, या उसमें कुछ रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। ये तो आपके फीडबैक के माध्यम से ही ना पता चलेगा। ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना अपना फीडबैक दें, क्योंकि मैं सारा फीडबैक को ना पर्सनली पढ़ता हूँ, वहाँ पे समझता हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ को सुधार करना चाहिए। ओके? आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कैसे पूछा जाएगा? एक बार जो है ना आपका जो सैन्य अभ्यास है, वो लिख देगा, और दूसरी तरफ किन-किन देश के बीच में ये जो अभ्यास होता है वो लिख देगा, और मैचिंग करने के लिए पूछता है। जब पहले से मैच करके दे देगा और बोलेगा आपसे कि बताइए इसमें से कौन सही मैच है। इस तरह के प्रश्न जो है ना यूपी पीसीएस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर अदर स्टेट पीसीएस, यहाँ तक कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला जो अभ्यास है ना, नोमैडिक एलिफेंट, ये याद रखिएगा। नोमैडिक नोमैडिक जो एलिफेंट है ना, ये जो अभ्यास है किन 2 देशों के बीच में होता है? तो 2 देश है हमारा, इंडिया और मंगोलिया। ठीक है? यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है? मंगोलिया, है ना? मंगोलिया। ये फैक्ट को आप याद रखेंगे। और ये जो अभ्यास है ना इंडिया, मंगोलिया के बीच में, नोमैडिक एलिफेंट, ये भारत में नहीं हो रहा है, बल्कि उलान बातर, ये कहाँ है? मंगोलिया में है। ये जगह याद रखिएगा। पूरे लोग जो है ना नोमैडिक एलिफेंट वाला याद रखेंगे, किन-किन देश के बीच में होता है याद रखेंगे। लेकिन इस बार 2025 का कौन-सा जगह में हुआ ना, ये बहुत कम लोग याद रखेंगे। आप लोग उलान बातर याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्योंकि आप देखोगे ना, अभी हाल ही में 2024 का यूपी पीसीएस हुआ था, प्रीलिम्स वाला, उसमें इसी तरह से फैक्ट पूछा गया था। तो बहुत लोग तो ऊपर-ऊपर से पढ़े हुए थे, तो ये जो है यहाँ पे जो अंदरूनी ज्ञान था, उलान बतर, बहुत लोग इसको जो है ना गलत करके आए थे, इस तरह के प्रश्न में। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये जो सैन्य अभ्यास होता है, वो क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ होता है ना, दोनों देशों का, उसका प्रैक्टिसेस किया जाता है। मान लीजिए कुछ जो है मंगोलिया के पास बेस्ट प्रैक्टिसेस होगा, बेस्ट स्किल होगा, ये क्षमता होगा, वो भारत उससे सीख लेगा। या भारत के पास जो है ना बहुत सारे जो क्या है टेक्निक है, बहुत सारे जो है क्षमता है भारत के पास, तो वो मंगोलिया को सीख लेगा। मान लीजिए कभी आपदा होता है, कभी ऐसी इमरजेंसी होता है, जहाँ पे से सेना, मतलब मंगोलिया का और भारत को मिल के काम करना है, तो वैसी स्थिति में पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, इसलिए जो है ना इस तरह के प्रैक्टिसेस किए जाते हैं। अब कभी देख लीजिए आपदा हो गया, मान लीजिए मंगोलिया में आपदा आ गया, तो भारत पता है ना अपने पड़ोसियों को सबसे पहला सहायता प्रदान करता है, तो मंगोलिया जाता नहीं, आपका एशिया में ही ये कंट्री है, तो वहाँ पे सहायता के तौर पे जो वहाँ की सेना है और भारत की सेना मिलके काम करेगी। इसलिए तो यहाँ पे इस तरह के सैन्य अभ्यास जो है किए जाते हैं। साथ ही कल्चर का यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा। आपकी कल्चर को हम अडॉप्ट कर लेंगे, हमारे कल्चर को आप अडॉप्ट कर लीजिएगा, जो भी बेहतर होगा, जो भी अच्छी चीज़ें हैं। तो भारत क्या करता है? भारत पूरा विश्व से जो अच्छी चीज़ है ना, उसका संकलन करता है। उसको अपने कल्चर में शामिल करता है, अपने प्रैक्टिसेज़ में शामिल करता है। जैसे हमारा संविधान देख लीजिए,
हमारी संविधान जो है ना इतना बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि भारत ने पूरा विश्व का जो ना लगभग सभी देशों का क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया। वहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको अडॉप्ट किया। क्यों किया? क्योंकि भारत में बहुत सारे मतलब डाइवर्सिफिकेशन है। यहाँ पर विविध धर्म के लोग, विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं। आज पॉसिबल क्यों है भारत में? सभी धर्मों के लोग आपस में मतलब सौहार्द के साथ, मेल-जोल के साथ रहते हैं। इसके पीछे हमारा संविधान है। संविधान में जो है ना पूरे विश्व के या तमाम जो प्रमुख देशों है ना, उनकी अच्छी चीज़ों को यहाँ पे भारत ने अडॉप्ट किया है। ओके? और 2024 का जो उला मतलब भारत और मंगोलिया के बीच में जो हुआ था सैन्य अभ्यास, वो भारत में हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था? मेघालय में हुआ था। कहाँ? मेघालय, ठीक है? मेघालय के उमरोई। इस फैक्ट को आप याद रखिए और तो इसको इग्नोर करिए। कम से कम 2024 का और 2025 का कहाँ-कहाँ हुआ था, आप इसको याद रख लेंगे। तब करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है ना आपसे नहीं छूटेंगे। जो भी 35 क्वेश्चन लगभग आता है करंट अफेयर में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसमें आप जो है ना लगभग 30 और 30 सही करने के में सक्षम हो गए। अगर आप हमारे न्यूज़पेपर से जुड़ते हो तो। यहाँ पे टू द पॉइंट बात किया जाता है। अब देख लीजिए हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये जो पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना तो मेंस में बहुत हेल्प करेगा आपको। मेंस में हेल्प करेगा, ऐसे पेपर लिखते हैं आप वहाँ पे, ठीक है? देखिए ऐसे पेपर में महिलाओं को लेकर कोई ना कोई टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है? वीमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं? इनके सामने क्या चुनौती है? भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? आज महिलाओं की स्थिति क्या है? ठीक है? और महिलाओं को लेकर महिला आयोग जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, वो रिपोर्ट क्या बताता है? सुप्रीम कोर्ट का क्या कंसर्न है महिलाओं को लेकर? तो आपको जो है ना इसी पेपर में केस पेपर में महिलाओं को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखा जाएगा पहला क्वेश्चन कि महिलाओं के लिए सरकार ने कौन-कौन सी योजनाएँ चालू कर रखी है? पहला ही हो गया। महिलाओं जो चुनौतियाँ सामना कर रही है, घरेलू हिंसा हो गया या आप आय असमानता देख लीजिए, शिक्षा को लेकर देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, स्किल के क्षेत्र में देख लीजिए। यहाँ पे जो है ना जो आंकड़े हैं वो काफ़ी काफ़ी जो है ना डिफरेंस है पुरुषों के मुकाबले। तो ये सब चैलेंजेज़ है हमारी महिलाओं के सामने। तो सरकार ने इसके इन चैलेंजेज़ को दूर करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ चला रखी है। तो आपको बता दें हमारी जो सरकार है, ठीक है? उन्होंने महिलाओं को, ठीक है? विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और स्टार्टअप के क्षेत्र में, सशस्त्र बलों में जो महिलाओं की भूमिका है ना, वो बढ़ी है। महिलाओं का जो क्षमता है ना, वो भारत ने जाना है, ठीक है? भारत के लोगों ने जाना है, पूरा विश्व के लोगों ने जाना है। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, जो प्रेस ब्रीफिंग की गई, वहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के थे अधिकारी, ठीक है? और एक थे विंग कमांडर। तो वो दोनों जो प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी ना, वो एक महिला ही थी। तो भारत की जो सैन्य ताकत है, ठीक है? महिलाओं के नेतृत्व में बढ़ रहा है, तो भी ध्यान रखने की बात है। अब हम लोग बात करते हैं कि सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए, एम्पावर करने के लिए कौन-कौन सा योजनाएँ चला रखा है। तो आपको कम से कम यहाँ पे ध्यान रखना है देखिए यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा आप, ये मेन स्किल बता रहे हैं आपको। ऐसे महिलाओं से जुड़ा हुआ योजनाओं के बारे में चर्चा करें, तो आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला यहाँ पे है स्वच्छ भारत, ये भी महिलाओं के लिए ही है, स्वच्छ भारत, ठीक है? जो महिलाएँ जो है आप गाँव में देखोगे शौचालय नहीं होता था महिलाओं के लिए। महिला अपनी प्रतिष्ठा को लेकर, अपनी गरिमा को लेकर कितना समझौता करती थी। तो वहाँ पे जो है ना शौचालयों का निर्माण किया गया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा जो यहाँ पे सुनिश्चित किया जाए। अब हर गाँव में आपको शौचालय देखने को मिल जाएगा, ठीक है? जिससे महिलाओं की सेफ्टी को ध्यान रखा गया है। तो पहला ये हो गया। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे जन-धन योजना, जन-धन योजना। यहाँ पे महिलाओं को क्या किया गया है? अकाउंट ओपन किया गया है और अकाउंट में जो है ना, महिलाओं से जुड़ा हुआ जो तमाम सब्सिडी है, वो डायरेक्ट महिलाओं के अकाउंट में आता है। जनधन योजना, ठीक है? ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद है यहाँ पे उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना भी आप याद रखेंगे। उज्ज्वला योजना, यहाँ पे महिलाओं को रसोई गैस मुफ्त में जो है ना एलपीजी कनेक्शन दिया जा रहा है, जिससे महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से निपटा जा सके। पहले आपने देखा होगा गाँव में या शहरों में जो महिलाएँ खाना बनाती थी, वो चूल्हों पे बनाती थी, ठीक है? तो फॉसिल फ्यूल जैसे कि आपका कोयला, गोईठा जिसको बोलते हैं, उपले बोलते हैं, कॉटन जिसको बोलते हैं, लकड़ी, घास-फूस का यूज़ करती थी। उससे क्या होता था
बहुत सारे फॉग निकलते थे, धुआँ निकलते थे और वो धुआँ जो है ना हमारे जो है साँस के माध्यम से बॉडी में प्रवेश करता था और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ देखने को मिलता था। लेकिन जब से उज्ज्वला योजना है, तो इस तरह की बीमारियों में कमी देखा गया। ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे मुद्रा योजना। अब जो महिला है अपना व्यवसाय करना चाहती है, लेकिन उसके पास फंड नहीं है, उनके पास वित्तीय सहायता नहीं है, तो मुद्रा योजना के माध्यम से क्या करेंगे उनको, यहाँ पे लोन फैसिलिटेट किया जाता है, ओके? मुद्रा योजना, यहाँ पे लिख देते हैं, मुद्रा योजना। के बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे और देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, जो आवास है ना महिलाओं के पास आपने देखा होगा कि घर भी नहीं था, तो महिलाओं को यहाँ पे आवास दिया जा रहा है और वो आवास जो है ना, जिसका नामकरण जिसके प्रॉपर्टी ओनर है ना, वो महिलाओं का के नाम पे ही दिया जा रहा है। तो ये महिलाओं को क्या हो रहा है यहाँ पे, जो एसेट है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है? महिलाओं को अपना घर होगा। साथ ही बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, जो है ना जो बालिका है उनकी स्कूली शिक्षा में बढ़ोतरी होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, जो महिलाएँ जब बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चे का जो जिंदा होता है, ठीक है? लाइव होता है और उस समय मृत्यु जो महिला हो जाती है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे मातृ मृत्यु अनुपात। है, तो उसमें कमी आ गया है। पहले 167 होता था 1 लाख। मान लीजिए 1 लाख बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है? तो उसमें से 167 बच्चे जो माताएँ होती थी ना, उनका मृत्यु हो जाता था। ये संख्या घट के 97 पे आ गया है। जो डेटा है ना, ये हमें क्या बता रहा है? ये डेटा हमें बता रहा है कि महिलाओं जो है ना, पहले की तुलना में अब जो है ना काफ़ी सशक्त हो गई है और विकास की जो मुख्य धारा है, उनसे जुड़ रहे हैं और महिलाओं को जो है ना, जो भी नीतियाँ बन रही है, महिलाओं को केंद्र में रख के बन रहा है। क्योंकि अभी जब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे ना, तो भारत डेवलप बन ही नहीं सकता है, ठीक है? अपने भारत में लगभग 50% आबादी किसका है? महिलाओं का है। इसलिए महिलाओं को आधी आबादी भी कहा जाता है, ओके? और बिना महिलाओं को सशक्त किए भारत विकसित बन ही नहीं सकता है। अगर भारत को 2047 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आप महिलाओं को जो है ना सशक्त करना होगा पहले, तब जाके हम अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएँगे। उसके बाद आता है यहाँ पे देखिए, ये आर्टिकल है एडिटोरियल पेज होता है, यहाँ से मेंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कि मेंस के क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। भारत जो है ना संकल्प है कि हमें 2047 तक क्या बनना है? डेवलप कंट्री बनना है। आपने देखा था कि 2013-14 में भारत की रैंकिंग जीडीपी के आधार पे 11 था, आज वर्तमान में 5th हो गया है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो बहुत सारे जो है ना इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए हैं, बहुत सारे स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया हो गया, एलपीजी रिफॉर्म हो गया, आईबीसी जो एक्ट हो गया यहाँ पे, ओके? मुद्रा योजना हो गया, ये तमाम योजनाओं का परिणाम क्या है? पीएलआई योजना हो गया, जो प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव है, एआई हो गया, इन तमाम योजनाओं का परिणाम है कि भारत आज ना 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, ठीक है? लेकिन भारत को 5वें ही बन के नहीं रहना, भारत को अब बनना है 3rd, उसके बाद बनना है हमें 1st और उसके बाद भारत को बनना है ग्लोबल पावर कंट्री वर्ल्ड में। तो इसके लिए जो है ना, भारत के इस विकास में क्या चुनौती है, क्या चैलेंजेज़ है? तो पहला चैलेंजेज़ क्या है? भारत की आबादी, सबसे अधिक आबादी भारत में है। चैलेंजेज़ की बात कर रहे हैं, दुनिया में सबसे अधिक आबादी किसके पास है? भारत के पास है। तो ये चैलेंजेज़ इसलिए हो जा रहा है ना कि इस आबादी के पास स्किल ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी ही नहीं है। तो अपना प्रोडक्शन, जो महत्वपूर्ण प्रोडक्शन है, तो देश में कंट्रीब्यूट कैसे कर पाएगा? ठीक है? तो यहाँ पे हमें स्किल करने की ज़रूरत है, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है और वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है उसे अपडेट करने की ज़रूरत है, पहला ये हो गया। दूसरा देख लीजिए चैलेंजेस क्या है? जो हम लोग का अर्थव्यवस्था है ना, वो इम्पोर्ट पे आधारित है। हम लोग अपनी ज़रूरतों का सबसे अधिक जो है ना, इम्पोर्ट करके पूरा करते हैं। अब इसको हमें क्या करना है? एक्सपोर्ट में तब्दील करना है। ये दूसरा चैलेंजेस हो गया। थर्ड देख लीजिए यहाँ पे। अभी आपने देखा कि जो भारत है, एक विकासशील कंट्री है अभी यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण और वैश्विक ताप से भी जूझ रहा है। थर्ड नंबर का यहाँ पे या क्लाइमेट चेंज से भी भारत क्या कर रहा है? जूझ रहा है। तो ये भी थर्ड चैलेंजेस हो गया। फोर्थ में देख लीजिए यहाँ पे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत ने इसको तो अडॉप्ट किया, लेकिन कुछ चिंताएँ हैं, जैसे नौकरी जाने का खतरा बढ़ गया है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे गलत सूचनाएँ हैं, उसके फैलाव को लेकर भी भारत जो है ना भारत को काफ़ी चिंता है। क्योंकि
एआई के माध्यम से ना गलत सूचनाओं को एक सही सत्यापन करके जो है फैलाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा चैलेंजेज़ है। 4th नंबर की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अमेरिका की जो नीतियाँ हैं या यूरोपीय यूरोपीय कंट्री की जो नीतियाँ हैं, भारत जो है ना उसको लेकर भी चिंतित है। क्योंकि वो लोग जो है ना यूरोपियन कंट्री हो चाहे अमेरिका हो, वो भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रवेश करना चाहता है। लेकिन हमारे यहाँ जो किसान है 85% से 90% वो लोग जो है ना मार्जिनल किसान है, उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। अगर मान लीजिए अमेरिका या यूरोपियन कंट्री के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में एंटर कर जाते हैं और उसको सस्ते दामों में बेचा जाएगा, तो हमारे किसान का क्या होगा? जो हमारे किसान उपजा रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका क्या होगा? तो हमारे किसान के सामने तो चुनौती हो जाएगा ना। ये भी चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। तो हमें करना क्या होगा? इसके लिए आगे का राह क्या है? हम तो हमें करना ये होगा ना कि हमें जो सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करना होगा। हमारा जो मेक इन इंडिया है, जो स्किल इंडिया है, उस प्रोग्राम को ज़मीनी स्तर पर सुधारना होगा। हमें अपने पाठ्यक्रम में इस तरह के कॉन्सेप्ट को लागू करने होंगे, तब जाके हमारा जो लक्ष्य है ना, वो प्राप्त हो पाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अपना फीडबैक देना ना भूलें। वही यहाँ पे भी छोटा-सा आर्टिकल है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि भारत को 2047 तक अगर डेवलप कंट्री बनना है, तो उसमें सबसे बड़ी क्या चुनौती नज़र आता है? आप यहाँ पे देखोगे कि जो मुद्दे हैं, जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, वो जातिगत जनगणना को लेकर लड़े जा रहे हैं, आरक्षण बढ़ाने को लेकर लड़े जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड को ज़्यादा ध्यान में रखा जा रहा है। और यहाँ पे चाइना, जो पड़ोसी देश है हमारा, वो लोग क्या कर रहे हैं, चुपचाप अपने प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, अपने स्किल पे काम कर रहे हैं। क्योंकि चाइना का प्रोडक्ट जो है ना काफ़ी सस्ता होता है, तो लोग यहाँ पे खरीदते हैं इसको। ज़ाहिर-सी बात है, अगर हमको क्वालिटी वाला मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, तो हम ही खरीदेंगे, ठीक है? तो हमें इस इन तमाम चीज़ों पे फ़ोकस करना होगा। अपनी शिक्षा पद्धति पे, अपनी स्किल पद्धति को सुधार करना होगा। आपने देखा कि मलेशिया, वियतनाम या ब्राज़ील, इंडोनेशिया में जो पाठ्यक्रम होते हैं ना, वहाँ पे स्किल की बातें की जाती है, वहाँ पे व्यावहारिक ज्ञान की बातें की जाती है और भारत में सैद्धांतिक बातें ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही जो यहाँ पे नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेट है, वो लाल फीताशाही के माध्यम से योजनाओं को इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी समय लग जाता है। ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेज़ है। अब देख लीजिए एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है ना, लगभग 11 महीने का है। कहने का मतलब कि भारत चाहे ना 11 महीने का अपनी ज़रूरतों का इम्पोर्ट कर सकता है। इसको फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बोलते हैं। भारत का कौन-सा राज्य है ना सबसे अधिक एफडीआई को आकर्षित करता है? तो पहला याद रखिएगा महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जा चुके हैं। दूसरे नंबर पे है कर्नाटक एंड थर्ड नंबर पे कौन है? दिल्ली। फोर्थ नंबर पे कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा गुजरात। कम से कम 4 कंट्री का नाम याद रखेंगे। डायरेक्ट पूछना होगा तो ये पूछ लेगा। क्योंकि इस बार बीपीएससी जो है ना जो है बहुत जो है ना टफ क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है। मतलब मॉडरेट टू टफ याद रखिएगा। तो इस तरह से जो है ना ऑप्शन को फ्रेम करेगा कि लोग कन्फ्यूज़ कर जाएँगे। तो आप देखोगे महाराष्ट्र और कर्नाटक की अगर एफडीआई देखें, लगभग 51% पूरे देश का है। इसके पीछे पता है कारण क्या है? सबसे अधिक महाराष्ट्र या कर्नाटक में ही क्यों एफडीआई आ रहा है? बिहार, झारखंड, यूपी में क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे कारण है, यहाँ पे आर्थिक रिफॉर्म हुआ है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। देखिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उस पे सुधार हुआ है, उस पे काम किया गया है, उसको मजबूत किया गया है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और ये डाटा किसका है? डीपीआईआईटी याद रखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारे, शिवराज सिंह चौहान। अभी यहाँ से मेंस का क्वेश्चन फ्रेम करेगा आपसे। कि अभी जो भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार वार्ता चल रहा है, तो इसको लेकर चिंताएँ हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। वो चिंताएँ क्या हैं? स्पष्ट करें और भारत सरकार इन चिंताओं को दूर करने के लिए क्या प्रयास कर सकती है? अपना सुझाव दें। इस तरह के मेंस में क्वेश्चन फ्रेम करेगा। तो आपको बता दें, अभी जो भारत अमेरिका के बीच में जो व्यापार वार्ता चल रहा है और एक मीडिया जो है ना प्रश्न करती है इनसे कि जो भारत अमेरिका के बीच में जो व्यापार वार्ता चल रहा है, तो भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो चिंतित है। तो इससे कैसे निपटेगा भारत? तो इन्होंने कहा कि भारत जो है ना, आँख मूंद के किसी भी नीतियों को लागू नहीं करेगा। भारत अपना नफ़ा-नुकसान देखेगा, आकलन करेगा, उसके बाद जो भारत के हित में होगा, उसका निर्णय लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। क्योंकि अमेरिका चाहता है ना कि भारत का जो मार्केट है, भारत का जो एग्रीकल्चर मार्केट है, उसको एक्सेस मिल जाए हमको। क्योंकि जो अमेरिका का जो प्रोडक्ट है, जैसे सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया, पशु आहार हो गया,
इसका जो है ना एक्सपोर्ट करके भारत में बेचा जाए और भारत से मुनाफ़ा कमाया जाए। लेकिन भारत में आपको पता है ना हमारे किसान इतने भी सक्षम नहीं है, बहुत मुश्किल से खाने-पीने के लिए उपजाते हैं। तो हमारे किसानों का क्या होगा? क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर भी तो मतलब हमारा जो इकोनॉमी है वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड है, कृषि प्रधान है और अगर हमारे जो मार्केट है उसमें अन्य देशों का अगर प्रवेश मिल जाता है, तो हमारा फिर क्या होगा? ठीक है? तो भारत अपना नफ़ा-नुकसान समझता है, भारत अपना राष्ट्रीय हित को समझता है और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत जो है ना कोई भी उचित निर्णय लेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत जो है ना अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में क्या-क्या एक्सपोर्ट करता है। जैसे कि झींगा मछली, ठीक है? बासमती चावल, मसाला, फिर यहाँ पे प्रोसेस्ड जो होता है ना प्रसंस्कृत अनाज, साथ ही अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद को हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं या भारत विदेशों में बेचा जाता है। अब आते हैं ओसाका, वर्ल्ड एक्सपो 2025 आपसे यही पूछेगा कि वर्ल्ड एक्सपो 2025 कहाँ हुआ? तो ओसाका कहाँ है? जापान में। इम्पोर्टेंट इसलिए है ना कि टॉप 5 में भारत मंडप जो अपना प्रदर्शन कर रहा था, उसको टॉप 5 में जगह दिया गया है। जहाँ पे आप देखोगे संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, फ्रांस, जापान जैसे देश शामिल हैं। भारत टॉप 5 में शामिल हो गया। तो यहाँ पे जो भारत मंडप में क्या शामिल किया गया है, तो भारत मंडप में जो ना भारत की जो प्राचीन ज्ञान है, भारत की जो आधुनिक तकनीक है, साथ ही जो भारत का वैश्विक स्तर पे जो बढ़ता प्रभाव है, उसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है? तो पहले ये जो है ना वर्ल्ड एक्सपो 2025 में जो भारत का नेतृत्व करता था, वो करता था पहले वाणिज्य मंत्रालय, इस बार संस्कृति मंत्रालय कर रहा है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। भारत का जो रेलवे ब्रिज है ना, सबसे ऊँचा या विश्व का सबसे ऊँचा ब्रिज जो है ना, बन गया है, ठीक है? चिनाब रेलवे पुल, याद रखिएगा और किस नदी पे बना है? चिनाब नदी पे बना है। चिनाब नदी पे एक डैम है जिसका नाम है सलाल बाँध, ये भी याद रखेंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अफ्रीका का मैप है, यहाँ पे आप सहारा डेज़र्ट को देख लो, यहाँ उत्तर वाले इलाका में है, सहारा डेज़र्ट। सेहल भी याद रखिएगा, उत्तर वाले में सेहल है, ठीक है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका याद रखिएगा, एग्ज़ाम में बार-बार पूछ लेता है। ग्रेट रिफ्ट ग्रेट रिफ्ट वैली का नाम याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है। यूक्रेन और रसिया के बीच में जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के साथ कौन-कौन सीमा साझा करता है? रसिया, यूक्रेन और यहाँ पे रोमानिया भी करता है, तो आप याद रखेंगे। फिर यहाँ पे इज़राइल न्यूज़ में चल रहा है, इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, सीरिया के साथ, लेबनान के साथ, चारों देश के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाइए, अफ़गानिस्तान जो है ना चाइना, भारत, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कुल 7 कंट्री के साथ सीमा साझा करता है, एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल क्या है? अफ़ीम वाला क्षेत्र है, अफ़ीम प्रोडक्शन वाला क्षेत्र है, सबसे अधिक यहीं पे करता है। और अगर आपसे पूछेगा कि अफ़ीम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तो आप यहाँ पर लीजिएगा बर्मा, जिसको म्यांमार बोलते हैं। फिलहाल के ही करंट अफ़ेयर हैं। कोल माइन्स में याद रखिएगा झारखंड का जो क्षेत्र है ना बोकारो, झरिया, फिर सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का है, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे साउथ की जो पहाड़ है ना, जैसे कि आपने नीलगिरी देखा यहाँ पे, फिर डोडा बेटा देखा, फिर अनाईमुडी देखा, फिर कार्डेमम हिल्स देखा, इसको आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर यहाँ पे जो पोर्ट है, कांडला पोर्ट, फिर यहाँ पे जो कोलकाता का हल्दिया पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर है, इसको आप याद रखेंगे। कोची पोर्ट को याद रखेंगे, तूतीकोरिन को याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल इसको आप याद रखेंगे। सिंधु नदी अभी न्यूज़ में चल रहा है, इंडिया इसके जो ट्रिब्यूटरी है, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज इसको आप याद रखेंगे। मणिपुर अभी न्यूज़ में चल रहा है, मेघालय न्यूज़ में चल रहा है, असम न्यूज़ में चल रहा है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के जो जितने भी स्टेट है ना, सबके बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा-सा और किन-किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है उसको देख लेंगे। और ये क्या है? ये कौन-सा टॉपिक है? ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो भी बीपीएससी 71 मेंस में फाइनल करना चाहते हैं, ठीक है? तो डर है कि मेंस में क्वालीफाई करना थोड़ा उनके लिए चैलेंजिंग लगता है या उनको आइडिया नहीं है, कैसे प्रश्न को लिखना होता है, कैसे चीज़ों को समझना होता है और आपको यहाँ पे पीडीएफ नोट्स यहाँ पे दिए जाएँगे, ठीक है? आप डेमो के तौर पे देखेंगे, तो शेयर किया जा चुका है। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं ना, 499 जो है यहाँ पे नॉमिनल फी रखा गया है और या तो आप क्यूआर माध्यम में कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे स्कैन करके या अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस टेक, इंटरनेशनल और नेशनल जो करंट अफेयर हैं, बिहार स्पेशली, यहाँ से जितने भी तमाम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मेंस में पूछे जाएगा आपसे इस बार।
71 का, तो उसको यहाँ पे कवर किया जाएगा। लगभग 150 क्वेश्चन यहाँ पे मिनिमम रहेंगे, 150 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 200 तक जा सकता है। तो सब कुछ प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, कैसे चीज़ों को लिखना है, कैसे चीज़ों को याद करना है, कौन-कौन सा कीवर्ड को एग्ज़ाम से पहले ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन रैंडमली मिल जाते हैं जिसके बारे में आपने बस कभी-कभार पढ़ा होगा, उस स्थिति में उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं ना, आप एक नंबर पे कॉल कर सकते हो, नंबर मैं बता देता हूँ आपको 9430357042 आप इस पे कॉल कर सकते हैं, या तो कॉल को हम रिसीव करेंगे या हमारे टीम के मेंबर रिसीव करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे जो भी जानकारी चाहते हैं, आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।